सर लोग कहते भैया कि आपको 90% लाना है 95 लाना है 100% लाना है। तो हम अपनी तुलना देखें कि हम कहाँ तक तुलना कर सकते हैं। 100% मान के चलो ये 100% है, ठीक है ना। अब हमारा कि 95% लाना है, तो इसके लिए 95% लाने के लिए हमें लगभग कितना 10-12 लाख 10वीं कक्षा के बच्चों को कितना 10-12 लाख बच्चों से मुकाबला करना होगा, तब तो हम ला पाएंगे नहीं ज्यादा मेरिट। ठीक है, अगर उतनी बस की बात नहीं है तो हम सोच रहे चलो 85 के लगभग ला रहे 80-85%, तो लगभग 5-6 लाख लोगों के बीच में अपने आप को मुकाबला करना होगा, क्योंकि इतने बीच के लोगों से हमारा मुकाबला होगा, तब कहीं हम 80-85% बना सकते हैं। अगर हम चाह रहे थे 60, 50, 60 या 55 बन जाए, तो इसमें आपको कम लोगों को टारगेट है, ठीक है, लगभग मान चलो 3-4 लाख लोगों को टारगेट होगा, इनके बीच में हमारा मुकाबला होगा, तब हम कहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारी तुलना ना तो हम सोच रहे कि ना हमारी 95 में आ रहे, ना 90 में आ रहे, ना 80-50 में, हम सोच रहे कि केवल हमारी इतनी कामना कि हम पास हो जाए, ठीक है, केवल पास हो जाए, तो फिर हमारा मुकाबला केवल किससे है? अपने आप से। हमारा किसी से भी कंपटीशन नहीं है कि वो 90 लाएगा तो हम भी लाएंगे। केवल अगर हम पास होना है तो पास के लिए हमें कितना चाहिए? केवल 33% मार्क्स चाहिए, और इसमें मुकाबला केवल हमारा अपने आप से। इस लक्ष्य को हम शामिल कर सकते हैं। और ये भी रहे ध्यान कि 90 वाला है जिसके पास हमारे 90 मार्क्स बनेंगे तो ये भी परीक्षा दे रहा, हमारे 33% मार्क्स बनेंगे तो हम भी परीक्षा दे रहे। ये जरूरी तय नहीं करता कि आपकी मार्कशीट में कितनी मेरिट बनी है, कितनी परसेंटेज बनी है, क्योंकि हो सकता है इसने 90% मार्क्स लाया, कोई प्रतियोगी परीक्षा दे, यानी कोई भी एग्जाम दे, जो एग्जाम में हो सकता है इसकी रैंक क्या हो जाए, पूछना बने। जिसने 95% बनाया है हो सकता है प्रतियोगी परीक्षा में फेल हो जाए, आपसे कम नंबर लाए, या जिसने 33% मार्क्स लाया हो सकता है वो प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबर लाए। तो क्या दोनों में अंतर है? उसका लग रहेगा, इसका लग रहेगा। तो ध्यान रखना कि 33% मार्क्स लाने वाला व्यक्ति भी हर प्रकार के इंटरव्यू या एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारी चाहे जितनी परसेंटेज बन जाए, केवल हमें किससे मतलब है? पास से, हम पास हो गए, क्योंकि किसी भी चीज का एग्जाम देने के लिए उसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन पास करना अनिवार्य होता है। तो जरूरी है कितना बना है, इसके लिए आप ध्यान रखें कि 90 वाला अपनी जगह 90 वाला सही है, हम अपने 65 के लिए भी संतुष्ट हैं, और हमें 33 नंबर मिल गए तो भी हम संतुष्ट हैं। केवल हमें रखना है कि हमें तैयारी किस विषय से करना, कहाँ जाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मायने कहाँ रखते? जब आप किसी एग्जाम में पास हो जाते हैं। हमने ऐसे कई बच्चे देखे हैं कि स्कूल का टॉपर है, पता चला प्रतियोगी परीक्षा में उसके नंबर दिल्ली बोर्ड, तो दोनों ने परीक्षा की, ठीक है, तो एक दिल्ली बोर्ड में सिलेक्ट हो गई, ठीक है, और मध्य प्रदेश वाले उसमें एक फेल हो गई, और दूसरे वाले ने परीक्षा दी, ठीक है, दोनों ने फिर दी परीक्षा, बोले दिल्ली बोर्ड से अगर एमपी बोर्ड पे आ जाए अपने पास में नौकरी करेंगे। तो जो दिल्ली बोर्ड में जो सफल हुई थी वो एमपी बोर्ड में क्या हो गई? फेल हो गई, ठीक है, और जो एमपी बोर्ड वाली थी, जो दिल्ली वाले पास हुई थी, वो एमपी बोर्ड वाले में पास हुई, जॉब कर रही, वो वहां कर रही हुए यहाँ पे। जरूरी नहीं कि हमारी परसेंटेज कितनी बढ़ रही, केवल ये तय करता है कि हमें अपनी पढ़ाई को नियमित रेगुलर तैयार करना है, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा होगा ना सीढ़ी, ये सीढ़ी होती ना, तो हमें अगर हमें अपनी छत पे जाना है, ठीक है, तो हम चाहे के भी 2-3 सीढ़ियां जंप करके नहीं जा सकते, एकदम से जंप करेंगे हो सकता है आपके लग जाए, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। हम क्या करते हैं इसमें 1 बाय 1, एक के बाद अगली सीढ़ी पे धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे चढ़ते हैं, तब कहीं हम अपने छत पे पहुंच पाते हैं। ऐसी हमारी पढ़ाई है कि पढ़ाई में भी जरूरी क्या कि 8 घंटा पढ़ो, रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन पढ़ते चले। आज थोड़ा पढ़ा, कल पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ा, जो हम रोज 365 दिन में पढ़ते ना, थोड़ा थोड़ा,
उसको पढ़ते जाए और वो हमारा क्या हो जाएगा, तैयारी का रूटीन बनता जाएगा। हमें पूरी किताब एक दिन में याद नहीं होती, इसलिए तो हमारे क्लास में स्कूल चलता है ना प्रतिदिन, आज ये चैप्टर जे टॉपिक धीरे धीरे चलते ना, तो हमें अपना रूटीन बना सीढ़ियों जैसे, आज एक सीढ़ी, कल दूसरी, फिर तीसरी, धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ते जाते हैं। अगर एकदम से चढ़ेंगे, एकदम से बढ़ेंगे, क्या होगा, गिर जाएंगे फिसल के, ठीक है। तो हमें अपने अभ्यास में प्रतिदिन क्या लाना है, रूटीन लाना है, एक टेबल बनाना है कि आज हमें थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करना है। रहेगा सबको ध्यान। अगर आज जो हम लोग बता रहे हैं आप ध्यान रखोगे तो आपकी सफलता निश्चित है। और पढ़ने से केवल एक ही श्रेय नहीं है कि हम केवल नौकरी ही प्राप्त करें, केवल पढ़ाई से हम नौकरी ही प्राप्त नहीं कर सकते। इससे हमारे जो बहुत सारे कौशल होते हैं, कई सारे ट्रेड भी आ गए हैं। हो सकता है कोई साथ पढ़ने वाले जो 90% रहा, हो सकता है जो क्लास में केवल 33% लाया, तो 90 वाला अपना जॉब करा, 33 वाला हो सकता है उसने चाट की दुकान खोली हो ना, वो बढ़िया उसकी चाट चल रही, 5-6-10 हजार रुपया देने या महीने के हिसाब से कमा रहा, तो अपनी जगह वो भी सही है। पढ़ने से केवल ये होता है कि हम अपने जीवन को कैसे कुशल बनाए, कैसे हम अपने धंधे या जो भी है उसको अच्छा बेस्ट यानी ग्राहक को संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, यानी पढ़ने से हमारी बहुत सारी लाइनें क्लियर हो जाती हैं। हम ग्राहक को कैसे संतुष्ट करें या जो भी काम करें उसके लिए हमें क्या समझ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो केवल नौकरी के उद्देश्य से ना पढ़े, हम एक अच्छा नागरिक बन के अपने देश की अच्छी सेवा कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम पेपर देने जाएंगे वो सब फॉर्मेलिटी हो गई। अब हमें देखना है कि कॉपी पर लिखना कैसे है। आपके हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल है छोटा सा, कि हम बाजार गए तो हमने देखा कि लाइन से 8-10 दुकानें लगी थी समोसा की, ठीक है, यानी 8-10 दुकानें लगी थी। कैसे लगी थी, समोसा की सब दुकानें लगी थी चाट वाली। हमने देखा कि किसी एक की दुकान पर, दुकानें बहुत सारी थी लेकिन किसी एक की दुकान पर ज्यादा लंबी लाइन लगी थी, समझ रहे, सब दुकानें लगी थी लेकिन किसी एक दुकान पर ज्यादा लंबी लाइन लगी थी। यहाँ पे लोग समोसा लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, लाइन में लगे थे, और बाकी दुकान वाले खाली थे, वो देख रहे थे यार इसके पास जा रहे, कोई जादू टोना तो नहीं है। जब पास जाके पता चला, लोगों ने बताया कि भाई इसके जो स्वाद है, टेस्ट बहुत अच्छा है। दुकानदार जो सर्व कर रहा वो भी अच्छे से बोलता है, जो भी चाहिए वो सामने वाले को दे रहा। तो कुछ चीजें होती हैं सामने वाले को अट्रैक्टिव करने की, आकर्षित करने की, ताकि सामने वाला अच्छे से व्यवहार करेगा तो हम भी अच्छे से करेंगे। अब उसी को हम जोड़ते कहां से, परीक्षा से। तो हमें आंसर शीट जो मिलेगी उसे हमें अट्रैक्टिव यानी कैसे बनाना है कि सामने वाले का यदि 1 नंबर देने का मूड है तो दोनों बनाओ भी सही रहा, आधा नंबर और बढ़ा के दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसे हमें आंसर शीट मिली तो सबसे पहले आप कहां से तो रह रही है, रहना ना आगे का थोड़ा सा लाइन रहता कहां से। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर क्रमांक 1, ठीक है ना, उत्तर क्रमांक या प्रश्न क्रमांक लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसके नीचे डबल लाइन। इस बात को ध्यान रखना जो हमारी कॉपी है उसके बीचों बीच लिखना है, इसको बीचों बीच ना तो हम कोने पे लिखेंगे। आप लोग क्या लिखते ना, उत्तर क्रमांक 1 लिख के उत्तर लिखने लगते नहीं लिखते, हमें अपने आंसर शीट में कहा एकदम बीचों बीच, ठीक है। धन्यवाद, पता नहीं क्लास छोड़ के नीचे से अब करेंगे यहाँ से स्टार्ट। अब सबसे पहले हमारे पास में विकल्प आते हैं 30 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहले इसी पे फोकस करना है, ठीक है। हम यहाँ से डालेंगे, डर गया देखो, एक यहाँ से डालेंगे 1 2 3 4 5 और 6, इनके आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम सभी के आंसर लिखेंगे। आपसे जितने आंसर बन रहे उतने लिखें, जितने नहीं बन रहे उनकी जगह को खाली छोड़ दें।
बाद में नहीं, 30 नंबर का जो हमारे आंसर है उनको सबसे पहले जगह देना है, समझ रहे? जैसे हम कोई पार्टी करते हैं ना, सबसे पहले चीफ गेस्ट के लिए एक कुर्सी डाल देते, भैया आपको बैठना, वो आया ना आया उसकी बात है, हम कुर्सी तो रखते हैं ना उसके लिए। ऐसे में 30 नंबर के प्रश्नों के लिए सबसे पहले क्या बनाना, जगह बना के रखना। जो प्रश्न हमें जब भी याद आ जाए हम तुरंत लिख देंगे, खाली छोड़ देंगे, लास्ट में अगर छोड़ दें वो आप लिख देंगे, रहेगा। इससे ये होगा कि जो कॉपी चेक करने वाला है उसको सबसे पहले 30 प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे 30 प्रश्न को हो जाएंगे उसके, तो वहां उसको समझ में आ जाएगा कि अब ये बच्चा पास होने वाला है या नहीं। थोड़ा बहुत कमजोर है, आप मान लो 30 में से 20 पे जा रहे, 18 पे पहुंच रहे, तो सामने वाला जब आपकी कॉपी आगे से पता लग गया उसको, क्योंकि अब तो नंबर कहीं और मिल रहे नहीं, जो मिलने थे वो आपको 30 में मिल गए। इसके बाद में जैसे कम नंबर आए तो अपना मूड बना लेगा कि यार ये बच्चा भी पास होने वाला है, ठीक है। तो वो काम की जो लास्ट के क्वेश्चन है आपके सही थे, अब तो मिल रहे हैं नंबर, थोड़ा बहुत मिस्टेक वाले भी होंगे, तो लास्ट में उनमें पॉजिटिव नंबर देगा वो। हो सकता है आपका 2 नंबर का था, 1 नंबर के लिखा, तो आपको हो सकता है वो 2 में 2 दे दे, क्योंकि प्रत्येक टीचर का रहता है कि हमें इस बच्चे को पास करना है, कैसी भी स्थिति में लाना कि इसको पास करना है। और ज्यादा स्थिति खराब होगी तो बात लगे। इस तरह से हमें पहले का, दूसरे का, तीसरे का सबका लिख देंगे, जगह बना ली। इसके बाद अब हमें पेपर आते हैं, इसमें एक चीज हो रहती है जोड़ियों वाली, आती ना, जोड़ियों में हम बहुत से लोग गलत कर देते हैं, तो जोड़ियों में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो जो आती है मैचिंग, तो मैचिंग में एक तरफ वाले हम 6 पूरे लिख देंगे साइड वाले, और जो दूसरे तरफ वाले इसका जो सही आंसर होगा उसके जस्ट के सामने, यानी जोड़ियों में हमें दोनों तरफ के लिखना है, समझ रहे, एक तरफ के नहीं लिखना है। जोड़ियों में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमें ए और बी दोनों पार्ट्स के एक साथ लिखना है, उसके सामने सही लिखना है, ठीक है। बन जाएगा ऐसे लिखते, आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे कि आप ऐसी मैचिंग मिलाएंगे, हम मिलाते थे ना, ऐसे मिलाते ना कुछ मैचिंग, तो मैचिंग ना मिला, इसमें मैचिंग मिलाने से सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आप कहां से मैंने स्टार्ट किया वो कहां जाए, उसके जस्ट सामने लिखना। हो सकता है आप जो लिख रहे थे आपने जो भी लिखा, ठीक है ना, जैसे आपने कुछ भी लिखा, हो सकता है आपको पता कि यहाँ पे विज्ञान नहीं लिखना तो कुछ और लिखना था, गलत हो गया, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपर बच्चे भी गलती कर जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, एक लाइन भेज देना है, या यहाँ में से क्रॉस बना देंगे, उसकी जस्ट सामने सही लिख देंगे। एकदम डार्क नहीं बना रहा कि आप लोग कुछ लोग लगे रहे तो बिल्कुल उसको ब्लैक करने में, ये कुछ नहीं करना है, ताकि सामने वाले जो कॉपी चेक कर उसको पता भी लग जाए बच्चा क्या लिखना चाहता था और क्या लिख दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कटिंग होती है जैसे एक आध बार, नहीं तो बार बार कटिंग करते रहे, एक आध बार धोखे से कटिंग हो जाती है, तो उसको अपन इस तरह से बना सकते हैं। अब आ गए हमारे पास क्वेश्चन, पेपर पढ़ने में अब हमें पेपर हल करना है उच्च से निम्न की ओर। कहाँ पे करना पेपर हमें, उच्च से कहाँ करेंगे, निम्न की ओर। इसको समझ पा रहे, यानी याद और कम याद, यानी सबसे पहले हमें कॉपी में वो प्रश्न का उत्तर लिखना है जो हमें सबसे अच्छा आता है। हमें परीक्षा में उत्तर याद रखना जरूरी है कि प्रश्न याद रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी, सबसे ज्यादा प्रश्न, परीक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी चीज याद रखने लायक वो है प्रश्न, क्योंकि अगर हमें प्रश्न समझ में आ गया तब उस प्रश्न के हिसाब से हम उत्तर दे पाएंगे। अगर हमने उत्तर याद कर लिया, हमें यही नहीं पता कि इसका उत्तर किस प्रश्न में लिखना है, हम नहीं लिख पाएंगे। यानी उत्तर से पहले आता है प्रश्न, प्रश्न याद होना चाहिए। याद समझा, बच्चे से निम्न की ओर से मतलब है हमें सबसे पहले वो उत्तर लिखना जिसमें हमें लगता है कि हम 2 में से 2 नंबर ला सकते हैं, 3 में से 3 ला सकते हैं, जो हमें सबसे अच्छे याद है उसको सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे
कम तो जाएंगे, अच्छे से कम की ओर। जिसको कम आता है उसको कम, और जो कम आता है उसको और बाद में लिखेंगे। जो बिल्कुल नहीं आता है, हो सकता है लास्ट में थोड़ा सा भी याद है, 2-4 शब्द, तो उसे हम उसे लिखेंगे अंत में। इससे क्या होता है, ठीक है ना, कि जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको शुरुआत से बच्चे की लिखावट, उत्तर देने का तरीका अच्छे लगने लगता है। लास्ट में पता चला कि अच्छे से करते करते उसके समझ में आएगा अच्छा बच्चा है, लिखते लिखते लास्ट में भी वो गलत प्रश्नों पे भी अच्छे नंबर दे देता, क्योंकि शुरुआत में कॉपी चेक करने के पहले उसका मूड अच्छा हो गया, और शुरुआत में आपने कटिंग कर दी, लास्ट में अच्छे लग रहे। मान के चलो हमने घर सजाया, दरवाजे में जूता चप्पल कुछ भी टांग दिया, सामने वाला घर में प्रवेश करते ही हो गया अरे घर गंदा था, अच्छा नहीं है, भीतर भले आपको कुछ भी मखमल है, गड्ढा सब कुछ है, टाइल्स है, मेन प्रश्न क्या है, बर्बाद है, खराब है। तो हमें सबसे पहले अपनी आंसर शीट का मेन प्रश्न सबसे अच्छा रखना है। हम जाते ना कहीं पार्टी में, शादी में, सबसे पहले अपना फेशियल बनाते, चेहरा अच्छे लगे, चमकाते ना, तो हमें अपना मेन प्रश्न कॉपी में सबसे सुंदर रखना है। अगर आगे अच्छा है तो पीछे का भी सब अच्छा रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने स्टार्टिंग खराब की, ठीक है, तो पीछे का प्रदर्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो हम शुरुआत रखें कि हमारी शुरुआत कैसे होना चाहिए, अच्छे से। जो प्रश्न हमें अच्छे आते हैं उसको बाद यानी सबसे पहले लिखें, जो कम आते हैं को धीरे धीरे करके लास्ट में लिखते जाएं। कॉपी कितनी मिलेगी आपको, पूरा कॉपी मिलना नहीं है, सप्लीमेंट्री कॉपी होती ना, क्योंकि मंडल ने ऑलरेडी इसमें पहले से जोड़ के रखी है। कॉपी पर्याप्त है, इतनी कॉपी की आप डबल बार लिख सकते हैं, रहेगा ध्यान। तो हमें सबसे अच्छे से लिखना है ताकि हमारे बेस्ट से बेस्ट नंबर आ सके, और सभी को पास होने के लिए हमारी और हमारे स्टाफ की तरफ से अग्रिम बधाइयां। आपको कि सभी लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, हमारे स्कूल का, हमारे गांव का, हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर सके। रहते हैं 10 मार्च जुलाई से लेके और फरवरी, अब मान लो 9 मार्च हो गए, ठीक है। तो 9 मार्च हमने होते बहुत ज्यादा दिन होते हैं। अगर आप लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में जो आप घबराहट आती है ना, कई चीजें होती हैं ऐसी कि जैसे परीक्षा का पेपर सामने आया, पसीना मार गए, एक बार पेपर पढ़ा और दिमाग खराब हो गया, बोले ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहां से आ गया, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, इसमें ये शब्द तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपको पेपर के टाइम पे मिल जाती हैं। तो ये क्या इसका कारण होता है, इसका कारण होता है आप लोगों की ना पढ़ना, आप लोग घर पे ध्यान नहीं देते। टीचर बहुत मेहनत करता है, आप लोग मेहनत करना चाहते नहीं हो, ऐसा नहीं है आपके अंदर बुद्धि विवेक नहीं है, बुद्धि बहुत है। अगर आप चाहें, अभी भी समय है, कैपेबिलिटी है, अभी आपके पास समय इतना थोड़ा सा है कि आप आराम से पास हो जाओगे। जहां तक मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश की, इंग्लिश में पास होना बहुत आसान है, जबकि मैं क्लास में आप लोगों को बताता भी रहता हूँ, हमेशा कहता हूँ ना इंग्लिश में पास होना बहुत आसान है। लेकिन अंग्रेजी का नाम आपको इतना बेकार लगता है, अंग्रेजी के नाम से डर लगता है। अरे अंग्रेजी जैसा सरल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं है। मैं और आपको बताऊं, अंग्रेजी में पास होना इतना सिंपल है कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ लोगे आराम से पास हो जाओगे। लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता, साल भर से टीचर परेशान होता है, माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चा स्कूल जाता है लेकिन क्या करते हैं, बंक मार देते हैं। भाई साहब के 4 लोगों के आज बैग मिले, बैग रखे हुए हैं, भाई साहब जा रहे हैं, बोले कहाँ गए थे, बोले 3 नंबर 2 नंबर घूम रहे, पता नहीं कितने नंबर का किया। तो ये चीजें आप अपने आप को धोखा दे रहे बेटा, इसमें आपके अलावा किसी का नुकसान नहीं होना है, ये ध्यान रखना। अगर आप अपना हित खुद नहीं सोच सकते हो तो माँ बाप भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको कम से कम अपने बारे में सोचो कि हमें, आजकल स्वार्थी तो है दुनिया, लेकिन स्वार्थी में आप लोग और चीजों में तो स्वार्थी करते हो,
कोई चीज खाने का आइटम आ जाए तो सबसे पहले हमें मिल जाए, सबसे ज्यादा हमें मिल जाए। खेलने का मौका मिल जाए, आज हमें चाहिए सर खेल के लिए, कल उसको दिया था आज हमें चाहिए। लेकिन पढ़ने में अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बेटा पढ़ लो थोड़ा, इससे आगे जाना है आपको, तो नहीं, नींद आ गई, किताब लिया 10 मिनट पढ़ने को हुआ नहीं और नींद आ गई। मोबाइल से जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें होता क्या है, 10 मिनट पढ़ाई का देखा, बाकी के दी चालू बोले एक वीडियो देखा और वीडियो आते हैं। बेटा मोबाइल जैसा दोस्त अगर आप बनाओ तो कोई नहीं मिलेगा आज के समय में, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। कई स्टूडेंट ऐसे निकले हैं और कई ऐसे कॉम्पिटिटर ऐसे निकले हैं जो सिर्फ मोबाइल से पढ़कर ही अपने मंजिल को पा लिया। मोबाइल एक ऐसी चीज है जैसे कि आप एक अपने सच्चे मित्र को देखना चाहते हो तो वो आपके सच्चे मित्र जैसा भी काम करता है। लेकिन मोबाइल का आप लोग मिसयूज करते हो, तो मोबाइल से खतरनाक दुश्मन भी कोई नहीं है। जी और बता, जितना अच्छा दोस्त है उतना ही खतरनाक दुश्मन भी है। आप उसको किस वे में ले रहे हैं। आपने देखा होगा, आप अगर किसी पढ़ाई से संबंधित कोई वीडियो निकालते हैं तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं। अगर कोई कॉमेडी से संबंधित कोई वीडियो निकालते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं। अगर आप कोई भी पिक्चर देखते हैं, कुछ भी स्टोरी देखते हैं तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं। फिर आपको जो पसंद है तो आप देखते रहते हैं निरंतर। लेकिन अगर उसका यूज आप पढ़ाई में करते, अभी कोरोना पीरियड में जब मोबाइल से पढ़ाई हो रही थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंखें तक खराब कर ली। कई बच्चों को चश्मा लग गया मोबाइल से, देख मोबाइल से। तो ज्यादा नहीं, अपन को सिर्फ उसका उपयोग करना है, सिर्फ पढ़ाई। तो जैसा कि हमने कहा कि इंग्लिश में पास होना कठिन नहीं है, 33% अंक लाना बिल्कुल सरल है। आप एक भी क्वेश्चन आंसर याद ना करो तो भी पास हो जाओ, ये आसान है। तरीका क्या है, ग्रामेटिकल इसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो बार बार बोल जाती है और बहुत इजी आती हैं। कुछ नहीं करना, मैंने हर क्लासेस में बताया है 9th और 10th क्लास में कि उसमें आपको जितने भी राइटर हैं, जितने पोइट हैं, सभी के नाम नोट करके रखना है माइंड में। और इसके बाद कुछ ग्रामर का जो पोर्शन है वो आपको याद करके रखना है। आर्टिकल्स वगैरह हैं, टेंसेस वगैरह हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह हैं। ये छोटी छोटी चीजें बहुत आसान है। तो इससे रिलेटेड आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। और आपके केवल लेसन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लेसन में अगर आपने पढ़ लिया एक बार तो उसका ट्रांसलेशन में, जो मैंने बताया था एक बार मोबाइल का यूज करके ट्रांसलेशन बताया था कि नहीं, कि ट्रांसलेशन करके उसको लेसन को अपन समझ सकते हैं, तो वो भी चीज भी अपन कर सकते हैं। लेकिन आप लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग आलसी हैं। और चीजें दे दो मोबाइल में देखने को तो तुरंत चालू हो जाएंगे। तो इंग्लिश को पढ़ो, इसके अलावा धीरे धीरे करके अन्य सब्जेक्ट पर भी ध्यान दो। अभी समय ज्यादा नहीं रह गया है आपके पास। आज कितनी तारीख हो गई? 9। 20 तारीख को कितने दिन है अभी 8वीं और के पेपर के लिए? 11। और छुट्टियां कितनी निकल जाएंगी? कितनी छुट्टी जाएंगी? लगभग 2 संडे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कम ही दिन है अपने पास, 9 या 8 या 10 दिन के अंतर्गत ही ज्यादा बची नहीं है। इस बीच में आप बेटा तैयारी कर लो, पास हो जाओगे, ये मेरा कहना है। अगर तैयारी कर लोगे तो आज से आपको ये ठानना है कि हमें पढ़ना है, स्कूल रोज आना है, जब तक स्कूल लग रहा है, जब तक स्कूल से बंक नहीं करना है। ठीक है, सभी लोग प्रॉमिस करेंगे? पक्का पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है। अभी आपको अगर खाने का टाइम है और आपको एक लेसन याद करना है तो पहले लेसन याद कर लो, फिर खाना है। ठीक है, और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। लेट नाइट मत जगो, अर्ली मॉर्निंग जगो, मतलब देर रात तक मत जागो। सुबह से जो पढ़ाई होती है माइंड बहुत शार्प रहता है। सुबह से लर्न आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप पढ़ाई को फोकस मान के आपको एक लक्ष्य बनाना है कि हमें पास होना ही है, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर। तो इंग्लिश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम लगा के आंसर कैसे देते हैं? वेरी गुड। तो ये जो सेशन आज हम लोगों ने रखा है
ये खासतौर पे 10th के लिए नहीं है, ये सभी क्लासेस के लिए है, पर 10th वालों के लिए ज्यादा उपयोगी है क्योंकि एग्जाम की डेट नजदीक आ चुकी है। 17 तारीख को आप लोग का पहला पेपर अंग्रेजी का रहेगा 10वीं वालों का, और बाकी क्लासेस के पेपर भी चालू होने वाले हैं। तो उन सभी को देखकर हर एक विषय का टीचर अपने अपने हिसाब से जो जानकारी आपको दे सकता है, जो टिप्स दे सकता है, वो देने की कोशिश कर रहा है। तो जो बोर्ड के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, उनके लिए काफी सारी जानकारी आपको विज्ञान वाले सर ने, अंग्रेजी वाले सर ने बता दी है। कुछ 2-4 पॉइंट जो रह गए हैं, मुझे लगता है कि बताना चाहिए आपको, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आज की डेट से अपने पास गिनती के 4-5 दिन मान के चलिए कि आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, और जिस दिन आपका पेपर रहेगा तो उसके कम से कम 2 से 3 दिन पहले से आपको अपने उस विषय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि उसके से 3-4 दिन है, 3-4 दिन में आप बाकी सारे विषयों के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो ये तो विषय की बात हो गई है, पर अब एक्चुअली में बात आ गई है कि लास्ट मोमेंट पे हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि सर ने पहले बताया, क्योंकि सीढ़ी वाला जो एग्जाम्पल विज्ञान वाले सर ने दिया था, प्रजापति जी ने, कि एक एक सीढ़ी करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, छत तक पहुंचते हैं। एकदम से कोई चीज नहीं होती है। अगर हम कोई चीज एकदम से करना चाहें तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही लॉस हो जाता है, हम ही गिर जाते हैं। अब चूंकि सीढ़ी चढ़ने का समय बचा नहीं है और सिलेबस हमारा इतना ज्यादा है कि हम चीजों को अच्छे से नहीं कर पाते, तो इसके लिए रिवीजन के दौरान जो भी सर लोग आपको रिवीजन करवाते हैं, आपको वन लाइनर्स करवाए हैं, आपको जो पेपर हल कराए हैं, उसमें जितना ज्यादा हो सके आप एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कीजिए। 10वीं वालों के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल के जो पेपर होते हैं उसमें जो वस्तुनिष्ठ आते हैं 30 नंबर के अलावा वस्तुनिष्ठ आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 30 नंबर के आप अगर 4 साल के पेपर में लगा लेते हैं तो उसमें से 25 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव ना फंसे, वो हर जगह आपको फायदेमंद रहेगा। ऐसा ही 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन में भी रहता है। तो अभी आपको सिर्फ रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ को पढ़ना है, ध्यान रखना है कि उनको बार बार कैसे लगाएं। अगर आप एक पेपर लेते हैं, पेपर सामने रखिए, एक कॉपी लीजिए। आप सभी के पास मोबाइल होगा, मोबाइल नहीं है, घड़ी सबके घर में होती है, घड़ी में टाइम सेट कर लीजिए कि अभी इतना बज रहा है, अब मुझे इतने समय तक ये पेपर हल करके बताना है। एक रियल लाइफ में जैसे हम एग्जाम देते हैं उस कंडीशन को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आधा घंटा पढ़ना है तो फिक्स आधा घंटा रहेगा, उतने बीच में ना कोई काम, ना कोई बात, ना कहीं बाहर आना जाना, क्योंकि कुछ दिनों की बात है। अगर ये आपने कर लिया तो आप आसानी से अपने एग्जाम में 100% तो नहीं पर इतना जरूर स्कोर कर लेंगे कि आप उसमें फेल नहीं हो सकते। तो ये तो हो गई डेली रूटीन की बात कि आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन के दौरान आपको अपनी घड़ी या मोबाइल जिसमें आप टाइमर लगा सकें वो सामने रखना है। अब बात आती है कि एग्जाम सेंटर पे जब हम पहुंचते हैं तब हमें वहां क्या करना है। एग्जाम सेंटर पे पहुंचते समय हमें, अगर हम हर विषय की बात करें तो आपके पास कम से कम एक पेंसिल, रबर, कटर, स्केल और जो भी मैथमेटिक्स में और जो जरूरी चीजें लगती हैं, पेन वगैरह तो आपको लगते ही हैं, ये सारे लेकर चलना है। लाल पेन का उपयोग कोई भी नहीं करेगा। प्रयास कीजिए कि आपके जितने भी पेन रहे वो सब नीले रहें। एक से ज्यादा 2-3 पेन लेके चलें कि अगर एक आध पेन आपका काम नहीं भी कर रहा है तो आप दूसरे का उपयोग कर सकें। जरूरी लगे तो एक पानी की बोतल भी आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब हम पेपर देते हैं हमसे पेपर नहीं बनता है तो उतने टाइम हमें होती है घबराहट। तो घबराहट को कम करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक भी ये बात बताते हैं कि अगर आप 2 सिप पानी थोड़ा सा पी लेंगे तो आपके अंदर जो नर्वसनेस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। एग्जाम में जाने के पहले एडमिट कार्ड सभी को चेक कर लेना है। प्रवेश पत्र आपको स्कूल से मिल जाएंगे, लेकिन आपको देख कर जाना है कि वहां पे आपके पास ये सारी चीजें है। अब जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो आपको आपकी आंसर शीट बुकलेट दी जाएगी। आज सुबह आप लोग को टीचर ने बताया था, विज्ञान वाले सर ने बताया था कि ओएमआर शीट में एंट्री कैसे की जाती है। ध्यान रखिएगा, ओएमआर शीट को जो आगे का उसका मुख्य पृष्ठ होता है उसको हम लोग चेक नहीं करते। हम लोग से मेरा मतलब है कि टीचर चेक नहीं करता, उसको मशीन चेक करती है। अगर आपने अपनी एंट्री, रोल नंबर, नाम, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट कोड या स्कूल का कोड कुछ भी आपने गलत भरा है, बोला गलत भरा है, आपने अपनी कॉपी में भले 100 नंबर का क्यों ना लिख दिया हो, वो कॉपी चेक नहीं मानी जाएगी।
वो होगी ही नहीं, क्योंकि मशीन उसको रीड नहीं करेगी। तो OMR जो सीट आपको पहले मिलेगी उसको बहुत अच्छे से 5 मिनट का चाहे समय लग जाए, उसको बहुत अच्छे से भरना है। भरना आप लोग को ऑलरेडी बता दिया गया है। इसके बाद जब बात आती है कि आप उसमें आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे उसमें प्रश्नों को भी लिखते हैं। प्रश्नों को लिखने का उसमें कोई भी मतलब नहीं है। आप सीधा डालिए, जैसे अगर नॉर्मली हम देखें कि कॉपी में अगर हम लिखते हैं तो आप ऐसा लिखिएगा, यहाँ पे प्रश्न 1 डाला, आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे उत्तर डाल के आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न लिखने में समय भी बर्बाद होता है और उससे बेहतर है कि आप सीधा सीधा प्रश्न 1 डाल के उसका उत्तर लिखें। और जब भी आप पहला उत्तर समाप्त कर लें, पहले उत्तर के बाद कम से कम 1 या 2 लाइन का गैप दें। उससे होगा ये कि जो चेकियर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसको कंफ्यूजन नहीं होती कभी कभार कि आपने पहले का ही आंसर लिखा है या 2 आपके अलग अलग उत्तर हैं। तो ये लिखते समय ध्यान रखना है। जब भी आप गणित विषय की बात करूं मैं, तो गणित में आपको अधिकतर सवालों को हल करना पड़ता है। हल करने के लिए आपको रफ कार्य की जरूरत पड़ती है। तो अपनी कॉपी का अंतिम पेज पे आप टॉप पर लिख लें रफ कार्य। अगर आपको वहां नहीं लिखना है तो जिस पेज में आप पेपर दे रहे हैं, साइड में स्केल से एक लाइन बना लें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रफ कार्य। तो साइड में आपको लिखना पड़ेगा कि आप उस वहां पे रफ कार्य कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो जो आपने यहाँ लिखा है सही उत्तर और बगल में जो आप करते जा रहे हो अपनी प्रैक्टिस के लिए या अपना आंसर चेक कर रहे हो, वो इकट्ठा काउंट हो जाएगा। तो वहां पे अगर आपको नंबर मिलने होते हैं तो वो सारे नंबर आपको नहीं मिल पाते हैं। उत्तर सही लिखने के साथ साथ ये भी ध्यान देना होता है कि आपने अपने अक्षरों को कितना सही तरीके से साफ लिखा हुआ है। अगर आपके अक्षर साफ नहीं बने होंगे, राइटिंग साफ नहीं होगी, प्रॉपर स्पेस और गैप नहीं होगा, आप कितना भी सही लिख लें, आपको नंबर क्या है, कम ही मिलते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चों को ज्यादा कंटेंट की नॉलेज नहीं है लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी रही है तो उनको नंबर क्या है, ज्यादा से ज्यादा मिले। तो प्रयास ये करना है कि भले ही आप कम लिखें, पास होने लायक लिखें, पर ऐसा लिखें कि जो चेक करने वाला आपका परीक्षक रहेगा उसको ये बात समझ में आए कि आपने एक्चुअली में लिखा क्या है। प्रयास ये कीजिए कि जब आपकी ये कॉपी हो जाए, शुरुआत में आप OMR सीट का डेटा भर लें, तो पेपर को कम से कम 2 से 4 मिनट दीजिए। पेपर जब आप पलटते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी चीज आपने पढ़ी है, कौन सी चीज आपने नहीं पढ़ी है। तो अगर जो चीज हमको मालूम है कि हमने पढ़ी है तो हम अपने हिसाब से पेंसिल से टिक लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। तो जब लास्ट टाइम पे हमारे पास जो टाइम बचता है वहां पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि एक हैंड में घड़ी शायद अलाउ है, मुझे जहां तक मालूम है नॉर्मल वॉच अलाउ है वहां पे एग्जाम सेंटर पे, ओनली मैकेनिकल, डिजिटल नहीं। हाँ डिजिटल नहीं है अलाउ, नॉर्मल आपकी एनालॉग वॉच अलाउ है। तो अगर वो है नहीं तो बाकी हर एक सेंटर पे आपको एक दीवार घड़ी वगैरह मिल जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा, पहले से सोचकर जाइएगा कि पहले आधा घंटे में आपको क्या करना है, बाद के 1 घंटे में आपको क्या करना है। कुछ इस तरीके से आपको अपना पेपर लिखना है कि 3 घंटे के समय में कम से कम आप आधा घंटा आखिरी का बचा सके, जिस आधे घंटे में आप अपने लिखे हुए उत्तरों की जांच कर सके आखिर आपने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है, और अगर गलती से कुछ गलत हो गया है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अपनी OMR सीट की पूरी जानकारी भरिएगा। ध्यान रखिए आप कॉपी के अंदर कितना भी सुंदर, कितना भी अच्छा, कितना भी सही लिख कर आए हो, अगर आपने अपना डेटा सही नहीं भरा तो वो कॉपी चेक नहीं होती है, फिर हम परेशान होते रहते हैं, सप्लीमेंट्री आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। ठीक है सर, अपन को यहाँ से जाना है, जो जो चीजें परीक्षा में आवश्यक हैं, रबर, पेंसिल, ड्रम बॉक्स, सारी चीजों को चेक कर लेना है। ठीक है, और पर्याप्त नींद लेनी है जिस दिन अपना सुबह पेपर है। ऐसा नहीं करना है पता चला कि घबराहट में पूरी रात जागती रही या पूरी रात पढ़ती रही, तो अपन को जाके वहां पर अपना डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और जैसे परीक्षा में जाना है बहुत अच्छे से शांत मन से बैठना है, ज्यादा इधर उधर ये वो नहीं करना है। और जो OMR सीट है इसमें कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि जब गलत डाटा भरेंगे
गलत आ जाएगा उसमें ऊपर भरते हैं नीचे जैसे आपने वहाँ डेट ऑफ बर्थ डाली सब्जेक्ट डाला नीचे वही कॉलम काला करना है। आप पे कोई चीज नहीं बनती है शांत बैठ जाना है, जो परीक्षक होंगे वो आके आपको बता देंगे। ऐसा नहीं कि आपने सब कर लिया उसके बाद पूछ रहे, जो चीज नहीं बन रही उसको पहले पूछ लेना है वो OMR शीट के बारे में, सर यहाँ ये दिक्कत है और उसको भर लेना है, ठीक है। और पहले जैसे अपन ने पेपर देखा पूरा पेपर, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, डर लग रहा है, तो डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि अपन ने पूरी साल पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी का जेई पेपर है, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, ठीक है, कि अपन बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो 99% आ जाए, 33% आ जाए, आज सारी परीक्षाएं कंपटीशन बेस्ड हैं। अपन कंपटीशन में जो कर रहे हैं उसका जो आ रहा है उसी के आधार पे आप नौकरियों में चयनित हो रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पेपर को पढ़ना है, पहला क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ये देखना है कि यदि आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है उसको करना है। जब पेपर में ज्यादा घबराहट हो रही है तो पहला एक साथ पूरा पेपर पढ़ने की लगेगा, नहीं बन नहीं रहा है तो और दिक्कत हो जाएगी। पहला पढ़ना है, नहीं बन रहा है नेक्स्ट देखना है, उसके बाद अगला देखना है, उसके बाद और अगला ऐसे करते चले जाना है आराम आराम से। अब कितना बन रहा है, पहले जो क्वेश्चन अपन में बन रहे हैं वो आराम से कर लो, फिर जो कम बन रहे हैं तो वो कर लो, फिर बिल्कुल कम बन रहे हैं तो उनको भी देखो, जितना जो कुछ बन रहा है। जहाँ तक भाषा की बात है, जो भाषा के पेपर हैं उनमें कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, उससे संबंधित जितना जो कुछ बन रहा है कुछ तो आ रहा है तो उसको लिख के परीक्षा में आना है, क्योंकि आप जितना सही लिखते हैं उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। काटा पीटी नहीं करना है, काट एक बार आप लिखेंगे फिर काटेंगे फिर लिखेंगे तो परीक्षक को लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपको लिखना है, आगे बढ़ना है, काटा पीटी नहीं करना है, जो भी है सोच लेना है पहले, ठीक है। पेपर में बिल्कुल भी जो पेपर अपन को मिलता है उसमें बिल्कुल कोई कुछ नहीं करेगा, सीधा कॉपी में करना है। उसी में पीछे वाले पेज पे आप रफ काय लिख देते हैं, उसके बाद उसको काट देते हैं, रफ काय को वो आ जाते हैं। पेपर में आप जोड़ी मिला, पेपर में आप कुछ कर देते हैं तो नगर प्रकरण की श्रेणी में आता है वो। इसलिए पेपर को किसी से ना तो एक्सचेंज होने देना है कि आपके पेपर में पता चलो इधर उधर हो गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पेपर में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है जैसे अपन को कहीं कंफ्यूजन है, कोई विकल्प सॉल्व करना है, कुछ भी करना है तो उसी कॉपी में अपन रफ वर्क करके उसको कर लेंगे, ठीक है। और सर ने बहुत सारी आपको जानकारी दे ही दी है, यही पैटर्न आपका 8वीं वालों के लिए है, 9वीं वालों के लिए, 10वीं वालों के लिए है, ठीक है। बाकी जो समस्या आ रही सर से आप पूछ सकते हैं, सर उसका आपको समझा ही रहे। जो भी आपको कंफ्यूजन परीक्षा से संबंधित है, क्वेश्चन आप पूछेंगे तो कोई कैसे बता देगा, परीक्षा में क्वेश्चन तो परीक्षा देने में है, आप ऐसा कोई चीज नहीं पूछना। आपको जहाँ समस्या आ रही है सर से पूछ लो, सर यहाँ दिक्कत है और ये कैसा भरना है क्या करना है, तो आपको सर जो वहाँ ड्यूटी में होंगे वो बताएंगे। एक बात का ध्यान रखना है, पहले पूछना है, आप गलती करने के बाद पूछते हैं तो उसमें काटा पीटी हो जाती है, ठीक है। जैसा कि सबने बताया है आपके लिए परीक्षा की जो चर्चा चल रही है हमारी, उसमें हमें विशेष रूप से सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि समय से पहले पहुंचना है। हम अगर 10 मिनट 20 मिनट लेट पहुंचते हैं तो एक प्रेशर हमारे शरीर में वैसे भी क्रिएट हो जाता है, तो हमें उस प्रेशर को बचाने के लिए समय से पहले पहुंचना है, शांति से अपना रोल नंबर ढूंढना है। किस कक्ष में है हमारा, किस कक्ष में रोल नंबर है हमारा, कहाँ हमारी सेटिंग बैठने की सीट हमारी कहाँ पे है, तो वो भी हमें समय से पहले ही पहुंच के ढूंढ लेना है। और उसके बाद पेपर का तो जैसा शेड्यूल है ही, जो चीजें हैं पेपर में 1 नंबर नहीं आने, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है, तो पेपर के जो एक बार जो हमें पेपर पढ़ने पर जो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं वो क्वेश्चन हमें सबसे पहले सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या समय ले रहे हैं वो क्वेश्चन को हमें थोड़ा समय बाद, मतलब 1 2 3 चरणों में पेपर सॉल्व होता है। जो 3 घंटे का पेपर होता है तो 1 घंटे में हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हमसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं। दूसरे घंटे में वो क्वेश्चन जो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समय लेके कर रहे हैं, बाकी लास्ट का समय जो बचता है उसमें फिर बाकी का समय क्वेश्चनों में बताना है, वो हमारे क्वेश्चन बचे। दूसरी बात ये रहती है कि हम जो लास्ट के बड़े क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन या 5 नंबर 6 नंबर जो भी रहते हैं, हमें उनका फोकस ज्यादा करना है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं तो उससे ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हम 4-5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन छोड़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर रखता है। 4-5 नंबर ज्यादा
नंबर देंगे हमें, तो हमें कोशिश करना है कि पहले हम बड़े क्वेश्चन ही सॉल्व करें, क्योंकि आज OMR शीट सर ने बताया जैसे कि OMR शीट हम भरते हैं और OMR शीट में क्वेश्चन की सब संख्या रहती है, हमें क्वेश्चन का आंसर किस पेज पे कहाँ लेना है। तो हमें बहुत अच्छे से देख के लास्ट वाला रहता है क्वेश्चन, उसमें बड़े क्वेश्चन रहते हैं, तो वो क्वेश्चन वहाँ सिर्फ रहता है तो प्रश्न का आंसर देने के लिए, तो हमें कोशिश करना है कि बड़े क्वेश्चन का आंसर पहले दें। ठीक है, तो मैं ये कुछ अपने टिप्स देना चाहता हूँ। देखो जैसे गणित के हैं तो गणित में मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपन को गणित में क्या करना है, जितनी भी मतलब एक्सरसाइज है, जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, हर एक प्रश्नावलियों को सूत्र याद करो। मतलब एक पेज में अपन को पहले से लिख लेना, हर प्रश्नावली 1 में लिए हैं, प्रश्नावली 2 में लिए हैं, ये सब सूत्र लिख लेना है। ठीक है, उनको याद करना है, मतलब पूरे एक से लगा के अंत तक सब सूत्रों को लिख लेना है। क्योंकि देखो गणित में जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे उसमें सूत्रों ही से अधिकतर आता है ना। अगर तुमने वो याद कर लिया तो आराम से पास हो जाओगे। और जब परीक्षा अपन देने जाएंगे तो अपन ने जैसे अपन ने प्रश्न हल करना शुरू किए, तो जो प्रश्न अपन को बन रहा है वो पहले करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें बन नहीं रहा है तो तुम बैठे हो, उसमें क्या अपना दिमाग हो जाता है। जो क्वेश्चन जैसे अपन ने आंसर नंबर 1 रहा तो आंसर नंबर 1 डाला, हल कर दिया। इसके बाद अब आपको जैसे 2 नहीं बन रहा है तो अपन 2 पे बैठ नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते गए जो अपन को बन रहा है उसको सबसे पहले हल करना है। और तुम लोग ध्यान दो 10वीं वाले, जो लास्ट वो शांति वाला चैप्टर है, वो समांतर माध्य निकालने वाला, वो तो इतना ही है 4 नंबर का तुरंत बन जाएगा। भाग जोड़ घटाने जैसा कुछ नहीं है, उसको अच्छी तरह तैयार करो। ठीक है, और जो सही जोड़ियां 10वीं में आती हैं वो हमेशा त्रिकोणमिति से आती है, त्रिकोणमिति से। तो उसमें त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं वो सब याद कर लेना, साइन में मान याद कर लेना, है ना। साइन cos के वो मान है वो पूछ देते हैं। ठीक है, तो अपन को क्रम से हल करना है, आराम से जो बन रहा है वो पहले करो और जो नहीं बन रहा है बाद में करो। तो उससे अपना क्या है, अपन को याद आता जाता है। अगर अपन पहले क्वेश्चन में चलेगा, जैसे सीढ़ी का सर ने बताया था, एकदम सीढ़ी पे चला गया, अब वो कैसे चढ़ पाएंगे भाई, सरल से कठिन की ओर चलो, जो सरल चीज है उसको पहले हल करो, तो अपन को फिर आगे वो आराम से ध्यान आ जाएगा कि ये सवाल को कैसा करना है। ठीक है, और परीक्षा में मतलब देने के पहले अपन को कम से कम 8 घंटे पहले मतलब स्थान पर पहुंच जाना है, जिससे अपन को अपना रोल नंबर सही से मिल जाए, कोई घबराहट ना रहे। और जिस दिन परीक्षा हो, जैसे मान लो अपना कल पेपर है, तो उस रात को ऐसा नहीं कि अपन पूरी रात पढ़ते रहे, पूरी रात नहीं पढ़ना, उस रात को तो आराम से 10 बजे सो जाओ और आराम से सुबह जगो, फिर तो माइंड अपना फ्रेश रहेगा। अगर रात भर पढ़ते रहते हैं तो फिर क्या होता है, हम लोगों ने भी कभी कभी ऐसा किया, जैसे मतलब परीक्षा देने के बाद और रात भर रास्ते में लिखते गए, बस में पढ़ते गए और सुबह वहाँ पेपर बिल्कुल नहीं बना, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए अपन को कभी भी मतलब घबराना नहीं है, और तैयारी अपनी अभी भी अपन के पास इतना समय है कि आराम से आप तैयार कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का रिवीजन, डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो, है ना। मतलब डेली जैसे गणित को है तो रोज मतलब गणित को तो रोज चलाते रहो, और सब्जेक्ट मतलब डेली पढ़ते रहो, है ना। गणित को डेली चलाना है और बाकी सब सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहो, आराम से अपन इसको तैयार कर सकते हैं, आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो नहीं हमारी तरफ से